सर किस किस चीज के बीच में चॉइस करना है बेटा बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर मेरे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते, मेरे पास पैसा अनलिमिटेड होता ना, तो मार्केट में कभी जाके मेरे को सोचना नहीं पड़ता कि क्या खरीदूं क्या ना खरीदूं। अब सर इस टाइप की टेक्नोलॉजी हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे, इस टाइप की टेक्नोलॉजी कहाँ के लिए एडवाइजेबल है? सर टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए और आपके रिसोर्सेज के अंदर भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ध्यान दें, देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत तेजी से, क्या ये फैक्ट है? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अमान सिद्दीकी। स्वागत करता हूं आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आज आपके सामने हम कवर करेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टार्ट करने से पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अमान सर ऑफिशियल, जहां पे आप ये सारे के सारे नोट्स और मेरे से अपडेट्स ले सकते हैं। आप टाइप करना अमान सर ऑफिशियल और आपको चैनल मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर एडू। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा, दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम, जिसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम होती क्या है? अब मैंने पूरी डेफिनेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर हम उन पार्ट्स को समझ लेंगे तो हमें सेंट्रल प्रॉब्लम बेटा समझ में आ जाएगा। तो सेंट्रल प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। पहली बात, सेंट्रल प्रॉब्लम किसकी प्रॉब्लम है? चॉइस की। सर किस किस चीज के बीच में चॉइस करना है बेटा बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। सर अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या होता है? ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। आज मेरे पास छोटी गाड़ी है, फिर मेरे को कल बड़ी गाड़ी चाहिए होगी, फिर और बड़ी चाहिए होगी, फिर प्राइवेट जेट चाहिए होगा, फिर जहाज चाहिए होगा। सर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट सर जो रिसोर्सेज है हमारे पास ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करने के लिए वो लिमिटेड है, वो स्केर्स है। तो इसलिए हमें क्या करनी पड़ती है? चॉइस करनी पड़ती है कि वो रिसोर्सेज हमें क्या कहाँ यूटिलाइज करने पड़ेंगे। उसके अलावा ऊपर से जो रिसोर्सेज है इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। तो सर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्लियरली दिख रहा है। सर ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज टू फुलफिल ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड एंड स्केर्स। ऊपर से रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, सो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब सर जो ये ह्यूमन वांट्स हैं अनलिमिटेड है, बट जो रिसोर्सेज आपने बताया ये लिमिटेड है। कोई चीज लिमिटेड होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्केर्सिटी, कमी होना किसी चीज की। तो स्केर्सिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी? स्केर्सिटी की डेफिनेशन बनेगी लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। सर सप्लाई की कमी डिमांड के रिलेशन में। डिमांड ज्यादा है बट हम सप्लाई नहीं कर पा रहे, सप्लाई कम है, इसी को तो कमी बोलेंगे, इसी को तो स्केर्सिटी बोलेंगे। तो सर स्केर्सिटी की वजह से क्या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है? आंसर इज यस। सर जब किसी चीज की कमी होती है तभी हमें लाइफ में चॉइसेस करनी पड़ती हैं। अगर मेरे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते, मेरे पास पैसा अनलिमिटेड होता ना, तो मार्केट में कभी जाके मेरे को सोचना नहीं पड़ता कि क्या खरीदूं क्या ना खरीदूं। मेरे को क्यों सोचना पड़ता है? हमारे पास पैसे कम हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम है। सेम देश को भी करना पड़ता है, रिसोर्सेज कम है, वी हैव टू मेक चॉइस। तो सर द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस आउट ऑफ स्केर्सिटी, ध्यान रखोगे। तो स्केर्सिटी लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब सर सेंट्रल प्रॉब्लम या इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कुछ टाइप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन बनता है। 3 टाइप है: एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज को अभी हटाओ, पहले आओ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के 3 पार्ट होते हैं: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इस पे से एक क्वेश्चन पेपर के अंदर बन जाता है। आइए सबसे पहले इनको समझते हैं। सबसे पहला आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब मैं व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करूं तो प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड और इज कंसर्न्ड विद द टाइप ऑफ कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। हमें अपने देश के अंदर कौन से टाइप की कमोडिटी प्रोड्यूस करनी है। वी कैन प्रोड्यूस ओनली 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, या तो वो कंज्यूमर होगा या वो कैपिटल होगा। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली, ऐसे गुड जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। सर कैपिटल गुड्स कौन से हैं? ये ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट से ब्रेड एंड बटर लेके आया, मैंने ब्रेड एंड बटर खा लिया, मेरी वांट सेटिस्फाई हो गई, तो वो कंज्यूमर गुड कहलाएंगे। बट ब्रेड एंड बटर को प्रोड्यूस किसने करा? सर मशीनरी ने, मशीनरी कैपिटल गुड कहलाएगी। तो मेरी वांट को इनडायरेक्टली किसने सेटिस्फाई कराया? मशीनरी ने। अब सर कंज्यूमर गुड भी 3 टाइप के होते हैं: नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल। ऐसे गुड्स जो पेरिशेबल हैं एक तरीके से, नॉन ड्यूरेबल जिनको ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, ब्रेड एंड बटर नॉन ड्यूरेबल। सर सेमी ड्यूरेबल जिनका रिकंजम्पशन 1 साल के अंदर हो जाता है, फॉर एग्जांपल कपड़े, फॉर एग्जांपल आपकी नोटबुक 1 साल के अंदर खरीद लेते हैं हम, सर सेमी ड्यूरेबल। बट जिनका रिकंजम्पशन आफ्टर 1 ईयर होगा, आफ्टर 1 ईयर कर रहे हो, तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलेंगे? ड्यूरेबल गुड्स, फॉर एग्जांपल कार, टेलीविजन एटसेट्रा। ठीक है, तो ये 2 टाइप के गुड्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है, सर इन व्हाट क्वांटिटी प्रोड्यूस करें? तो ध्यान रखना हमेशा, जितनी डिमांड है उतना ही सप्लाई। ठीक है, एट अ पॉइंट वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, जितनी डिमांड है उतना ही हम सप्लाई करेंगे इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद है हाउ टू प्रोड्यूस। सर ये प्रोड्यूस कैसे करना है? अब देखो प्रोड्यूस कैसे करना है, ये टेक्नोलॉजी की बात आ जाती है, टेक्निक की। तो दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड और रिलेटेड विद द
technique या type of technique of production to be used during the production process. Sir, there are only two types of technique of production, that is labor intensive या capital intensive. नाम से क्लियर है, लेबर इंटेंसिव बोल रहा है यहाँ पे लेबर्स आर यूज्ड इन मोर प्रोपोर्शन देन कैपिटल. सर जहाँ पे लेबर्स हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, कैपिटल कम, मशीनरी कम. सर कैपिटल इंटेंसिव, मशीनरी ज्यादा, कैपिटल ज्यादा, लेबर्स कम. सिंपल तो है. अब सर इस टाइप की टेक्नोलॉजी हम कहाँ यूटिलाइज करेंगे, इस टाइप की टेक्नोलॉजी कहाँ के लिए एडवाइजेबल है? सर जहाँ पे लेबर सस्ता है, चीप है, और सर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है. सर ऐसी टेक्निक जहाँ पे लेबर कॉस्टली है, मशीनरी इजीली अवेलेबल है, इजी एक्सेस टू मशीनरी है, वहां पे आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो. फिर आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस. The problem for whom to produce is concerned or related with the distribution of national income in the economy. हमारे इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगी? नेशनल इनकम दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जिसको एक को बोलते हैं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक को बोलते हैं फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हम अपने देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. बट फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये कौन सी प्रॉब्लम फॉर होम टू प्रोड्यूस की. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसके बाद, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाहे बोलो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, बोलो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या ट्रांसफॉर्मेशनल कर्व, ध्यान रख लेना. इसको जनरली पीपीसी बोलते हैं, ठीक है, या इसको पीपीएफ बोलते हैं, ठीक है. बहुत जगह इसको पीपी कर्व भी बोल देते हैं, एक ही बात है, ध्यान रखना. और इसको ट्रांसफॉर्मेशनल कर्व भी बोलते हैं. अब ये है क्या, ढंग से देखेंगे. It is a curve which shows different combination of two goods which can be produced. Important word क्या है, can be, which can be produced by available natural resources and technological state. सर हमारे देश के अंदर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनके यूज से हम अपने देश के अंदर दो गुड्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये कौन दिखाता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. सर कैसे, आप ढंग से देखना. उस पर चलने से पहले कुछ इसकी असम्पशंस है. हम मानेंगे हम अपने देश के अंदर सिर्फ दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ ओनली टू गुड्स, ठीक है सर. और क्या मानेंगे कि जितने भी रिसोर्सेज हमने उनको फुल्ली यूटिलाइज कर लिया है, फुल्ली एम्प्लॉय कर दिया है, ठीक सर. सर टेक्नोलॉजी के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए और आपके रिसोर्सेज के अंदर भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है सर. ऐसा दिखता है पीपीसी, ठीक है. अब आपको काफी सारे पॉइंट्स दिख रहे होंगे पीपीसी के ऊपर, ढंग से देखना. पहले पॉइंट ए की बात करते हैं. पॉइंट ए क्या शो करेगा? पॉइंट ए शो करेगा कि वो पीपीसी के नीचे लाए कर रहे, दैट इज आपने अपने रिसोर्सेज ढंग से यूटिलाइज नहीं करे, रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज रह गए, ठीक है. आप में कैपेसिटी कहां तक थी प्रोड्यूस करने की, यहां तक, बट आप यहीं तक रह गए, यही तो मतलब है इसका. बट सर इन बी सी और डी जो पीपीसी के ऊपर लाई कर रहे हैं, वो क्या शो करते हैं? वो शो करते हैं कि आपने अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर लिया है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो आप सोच रहे हो सर ये पॉइंट ई बाहर चला गया, ये क्या है? अगर आपके रिसोर्सेज ग्रो कर जाते हैं, आपके रिसोर्सेज में ग्रोथ हो जाती है, तो पॉइंट तो हमेशा बाहर जाएगा ही जाएगा, समझ गए बात. तो ये पीपीसी हमें क्या दिखा रहा है, हम कौन कौन से कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है. हमारे पास जो दो चीजें अवेलेबल हैं, एक टेक्नोलॉजी और एक रिसोर्सेज, ठीक है. अब सर इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का. पहली बात अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूजेस व्हिच हैव बीन फॉरगॉन. कहने का ये मतलब है कि सर आपने कोई काम करने के लिए दूसरे को छोड़ दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, उस सैक्रिफाइस करने का भी कुछ कॉस्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सिंपल, आपको पढ़ाने के लिए मान लो मैं कुछ और काम नहीं कर रहा, आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो वो जो मैं काम करके पैसा कमा सकता था, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपको पढ़ाने की, ठीक सर. तो इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूजेस व्हिच हैव बीन फॉरगॉन. अब इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, जिसको हम क्या बोलते हैं? एमओसी. और इसको बहुत जगह एमआरटी भी बोल सकते हैं, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है. अब सर एमओसी क्या होता है? एमओसी होता है जब हम गुड एक्स का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो हमें गुड वाई का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. सर टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स वी हैव टू सैक्रिफाइस सम यूनिट्स ऑफ गुड वाई. सर क्यों, ऐसा क्यों करना है? बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है. अगर हमारे घर के अंदर हमें मान लो घर के अंदर दो बच्चे हैं, मेरी मान लो सिस्टर भी है, बहन भी है मेरी. सर आपके घर वाले बोल रहे हैं कि आपकी सिस्टर के एजुकेशन पे घर वाले पैसा लगाएंगे, तो सर आपके ऊपर थोड़ा पैसा कम करना पड़ेगा. सर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो अगर आप गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो गुड वाई का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा. और इसी बात को एमओसी बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सर इससे होता क्या है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, आओ जरा. मैंने आपके सामने कुछ कॉम्बिनेशंस लिए, ये गुड वाई है और ये गुड एक्स है, ठीक. सर हमें क्लियरली दिख रहा है गुड एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमने वाई को सैक्रिफाइस कर रखा है, ठीक है. देखो 30, 28, 24, 18, 10, 0 दिख रहा होगा तुम्हें.
अब सर इसको सेक्रीफाइस कैसे करेंगे? पहले फॉर्मूला जान लो। एमओसी का फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज लॉस अपॉन गेन। ठीक है, चलो करते हैं। सर 2 का लॉस हो रहा है, 1 का गेन, तो 2 अपॉन 1। ऐसी 4 का लॉस हो रहा है, 1 का गेन, 4 अपॉन 1, 6 अपॉन 1, 8 अपॉन 1, लॉस अपॉन गेन दैट इज, और 10 अपॉन 1। तो जब आप इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा, 2 4 6 8 10, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एमओसी। सर इंक्रीजिंग एमओसी, सर इससे क्या होता है, पीपीसी कॉनकेव होता है, ध्यान रख लेना। पीपीसी जो होता है हमारा क्या होता है, कॉनकेव। तो पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी। ध्यान रखोगे इस बात को? हाँ सर। बट सर क्या पीपीसी में और भी शेप्स हो सकते हैं? कॉन्वेक्स भी बन सकता है, कॉनकेव भी बन सकता है। मैंने कॉनकेव तो बता ही दिया। अब अगर एमओसी की वैल्यू डिक्रीजिंग आती है तो कॉन्वेक्स बनेगा। सर अगर कांस्टेंट रहता है, मान लो 2 2 2 2 कांस्टेंट रहता, तो बेटा स्ट्रेट लाइन बनता पीपीसी। बट अभी हमने क्या पढ़ा, इंक्रीजिंग था एमओसी, तो कैसा बनेगा, कॉनकेव। ये 3 इसकी शेप होती हैं। उसके बाद पीपीसी के अंदर क्या शिफ्ट भी होता है, पीपीसी राइट में भी शिफ्ट करता है, लेफ्ट में भी शिफ्ट करता है, कर जाता है। ठीक है, कब करेगा? सबसे पहले राइट वर्ड देख लेते हैं। राइट वर्ड शिफ्ट के रीजंस आपके दो हो सकते हैं, या तो टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन हो गई, ठीक है, आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गई, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन, पीपीसी राइट में शिफ्ट, या आपको नए रिसोर्सेज मिल गए, रिसोर्सेज में ग्रोथ हो गई, ठीक है, तो भी पीपीसी राइट में शिफ्ट कर जाएगा। क्या पीपीसी लेफ्ट में भी शिफ्ट करेगा? बिल्कुल कर सकता है। लेफ्ट में कब करेगा? जब टेक्नोलॉजी खराब हो जाए, टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो गई, प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो गई, तो कहां शिफ्ट करेगा? लेफ्ट में। या देश के अंदर नेचुरल कैलामिटी आ गई, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, ड्रॉट पड़ गया, सर जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो पीपीसी लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज सर डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की विच स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स, एक सिंगल कंज्यूमर, एक सिंगल प्रोड्यूसर, सिंगल मार्केट। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल, या मैं बोल सकता हूँ इकोनॉमी एज अ होल। सर पूरे देश की बात करता है, नेशनल इनकम, देश की इनकम, सर अनएम्प्लॉयमेंट, देश के अंदर बेरोजगारी, सर इन्फ्लेशन, देश के अंदर महंगाई, पूरे देश की बात करेगा। तो एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप नैरो है, छोटे लेवल पे काम कर रही है, उसका स्कोप ब्रॉडर है, बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, देश लेवल पे। ठीक है सर। सर इसके इसके जो टूल्स हैं वो है एमडी और एमएस। एमडी और एमएस मतलब मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। उसके टूल्स हैं एडी और एस, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, पूरे देश में डिमांड जो हो रही है, पूरे देश में जो सप्लाई हो रही है वो। कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। सर इसके एग्जांपल हैं, एक सिंगल कंज्यूमर, सिंगल प्रोड्यूसर का बिहेवियर, सिंगल मार्केट, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। और सर इसके सब्जेक्ट मैटर या एग्जांपल, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको बीओपी बोलते हैं, नेशनल इनकम। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे ध्यान रख लेना मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या है, सब्जेक्ट मैटर या एग्जांपल। एक लास्ट टॉपिक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कभी कभार पूछ लिया जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करती है व्हाट इज को, व्हाट इज क्या है, मतलब फैक्ट्स को, एक्चुअल सिचुएशन को। एग्जांपल दूंगा अभी सर। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करती है किसको, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। तो ये इमेजिनरी सिचुएशंस को डील करती है। चलो मैं बताता हूं आप लोगों को। सर ये किस पे बेस्ड है, फैक्ट्स पे, वो इमेजिनरी या आइडियलिस्टिक सिचुएशन पे। ठीक है सर, जैसे देश के अंदर लिखा है पॉपुलेशन इज राइजिंग एट एन अलार्मिंग रेट, देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत तेजी से, क्या ये फैक्ट है? हाँ, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहलाएगी। बट अगर मैं बोलूं गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो सर लेने चाहिए सरकार को स्टेप्स। हम इमेजिनरी बात कर रहे हैं, आइडियलिस्टिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बन जाएगा। और ये था आपका चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, और इसी तरीके से मैं आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड अगली क्लासेस के लिए। टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द वीडियो। खुदा हाफिज।